तो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है आकाश चौधरी और कटारिया फार्मेसी में आपका अगेन स्वागत है। तो बच्चों, हमने लास्ट में पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग खत्म होने वाला है। थर्ड सेमेस्टर का एक लेक्चर और बाकी बच रहा है उसका। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। तो बच्चों, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स क्यों पढ़ते हैं और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत हमें क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा वो आपको मैं डिटेल में बताता हूं। बच्चों, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में हम सीखते हैं कि ड्रग्स की फॉर्म से, यानी कि ड्रग्स है, ड्रग्स को हम दवाई की फॉर्म में यानी कि मेडिसिन की फॉर्म में, कैप्सूल की फॉर्म में कैसे बनाते हैं फिजिकली और केमिकली, कंप्लीटली हम इसके अंदर सीखने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 पार्ट 1। उसमें हम पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स, उसके साथ-साथ सोल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस, मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, आइडियल सोल्युबिलिटी पैरामीटर्स और सॉल्वेशन एसोसिएशन। इसी के अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे मोलरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है। ये कुछ कठिन शब्द जो कि हमारी केमिस्ट्री में बार-बार आते हैं, उन चीजों की आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स एक काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये भी एक केमिस्ट्री के थ्रू ही जुड़ा हुआ है, इसे कह सकते हैं। तो बच्चों, आगे बात करते हैं हम इसके अंतर्गत क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट 1 में क्या-क्या होने वाला है। यूनिट 1 में आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे जो मैंने आपको बताया, सोल्युबिलिटी, एक्सप्रेशन, मैकेनिज्म, सोल्यूट। उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स और डिफ्यूजन प्रिंसिपल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। उसी के साथ-साथ हम अगले से अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स और सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स और सोल्युबिलिटी ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन और उसके साथ रॉल्स लॉ और रियल सॉल्यूशंस पे हम पढ़ेंगे। उसके बाद में पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे और पढ़ेंगे क्रिटिकल सॉल्यूशन, टेंपरेचर एंड एप्लीकेशंस और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसी के साथ-साथ लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन भी हम इसमें कंप्लीट करेंगे। लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन भी हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो आगे देखते हैं बच्चों, हम हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम पढ़ने वाले हैं सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स आखिरकार होता क्या है। तो बच्चों, बात करा दूं, रूबरू करा दूं आपको सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स आखिरकार क्या होता है। सोल्युबिलिटी मींस द एबिलिटी ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट हो गया यहां पे अपना ड्रग, यानी कि एबिलिटी ऑफ सोल्यूट यानी कि ड्रग्स की एबिलिटी टू डिसॉल्व इन सॉल्वेंट टू फॉर्म ए होमोजेनियस सॉल्यूशन। तो बच्चों, ड्रग्स को सॉल्वेंट के अंदर घुलने के लिए जो होती है उसी को हम सोल्युबिलिटी बोलते हैं। यानी कि एक ड्रग सॉल्यूशन के अंदर यानी कि सॉल्वेंट के अंदर घुल सके और एक सॉल्यूशन बना सके, होमोजेनियस सॉल्यूशन, उसी को हम यहां पे सोल्युबिलिटी बोलते हैं। यानी इसी प्रोसेस को हम सोल्युबिलिटी बोलते हैं ड्रग्स की। बात करें एक बार हिंदी में देख लेते हैं। घुलनशीलता का अर्थ है कि किसी पदार्थ यानी कि जो पदार्थ है हमारे यहां पे हो गया ड्रग या सॉल्यूट का किसी विलायक यानी सॉल्वेंट में समान रूप से घुलकर एक समान द्रवण बनाना, यानी एक सॉल्यूशन बनाना, सेम सॉल्यूशन बनाना। जैसे मान लीजिए पानी के अंदर आप कुछ, जैसे पानी के अंदर नमक डाल दिया आपने और वो घुल जाएगा, वो घुल के एक सॉल्यूशन बना लेगा। उसके अंदर अलग अलग नहीं दिखेंगे, या तो ना तो नमक अलग दिखेगा ना ही पानी अलग दिखेगा, दोनों मिलके एक सॉल्यूशन बना लेंगे, वो उसके अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं सोल्युबिलिटी। यहाँ पे वो ड्रग्स की सोल्युबिलिटी हो गई क्योंकि हम सॉल्वेंट के अंदर ड्रग्स को मिलाएंगे और ड्रग्स को घोलेंगे और एक सॉल्यूशन बनाएंगे। अब आप बोलोगे सर सॉल्यूशन बनाना क्यों जरूरी है, डायरेक्ट ड्रग्स क्यों नहीं दे सकते पेशेंट को। इंपोर्टेंस की बात करते हैं बच्चों, ड्रग्स मस्ट बी इन सॉल्यूशन फॉर्म, यानी कि ड्रग्स हमेशा सॉल्यूशन फॉर्म में ही रहना चाहिए। टू बी एब्जॉर्ब इन बॉडी, यानी कि हमारे शरीर के अंदर घुलने के लिए, यानी हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए ड्रग्स हमेशा सॉल्यूशन की फॉर्म में ही रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए सॉल्यूशन की फॉर्म में। पुअर सॉल्युबिलिटी, अगर वो घुल नहीं पाएगा, उसकी पुअर सॉल्युबिलिटी रहेगी, यानी जो सोल्यूट है हमारा यहाँ पे, यानी जो ड्रग है उसको हम सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, यानी कि बड़ी मात्रा में डाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई ड्रग है, उसको, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा मैं, नमक मान लीजिए हमारा नमक हो गया यहाँ पे सोल्यूट और पानी हो गया हमारे यहाँ पे सॉल्वेंट। नमक को हम पानी में घोल दिए और अगर वो घुला नहीं अच्छे से, अगर वो अच्छे से घुल गया तो हमारी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी उसे। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको ड्रग्स के फॉर्म में। मान लीजिए अगर वो घुल गया पानी के अंदर नमक और हम उसे इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए आसानी रहेगी और वो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल भी रहेगा कहीं ना कहीं। और अगर वो घुलता नहीं है तो उसकी सोल्युबिलिटी कम रहेगी, यानी पुअर सोल्युबिलिटी रहेगी उस ड्रग की, और पुअर बायो अवेलेबिलिटी, यानी हमारे शरीर के अंदर भी कम एब्जॉर्ब हो पाएगा और ऐसे ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, बिना किसी एब्जॉर्प्शन के एक्सट्रैक्ट हो जाएगा हमारी बॉडी से, यानी कि हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और लेस थेराप्यूटिक इफेक्ट, यानी कि हमारे शरीर पे, यानी कि हमारी बॉडी पे
कम असर होगा उस चीज का, यानी कि उस ड्रग का। यहाँ पे मैं नमक एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन अगर कोई ड्रग ले रहे हैं वो घुलेगा नहीं, सॉल्यूशन की फॉर्म में नहीं होगा, तो हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करने से मना कर देगी और वो हमारी बॉडी एक्सट्रैक्ट कर देगी बिना उसे यूज लिए। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि सोल्यूबिलिटी क्या कॉन्सेप्ट है ड्रग्स की फॉर्म में। आगे बात करते हैं हम सोल्यूबिलिटी एक्सप्रेशंस, यानी सोल्यूबिलिटी एक्सप्रेशंस क्या होती है बच्चों। पहली है क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन। एज पर फार्माकोपिया, फार्माकोपिया एक बुक है, एज पर फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएस फार्माकोपिया, ये अलग अलग फार्माकोपिया, अलग अलग देश की अलग अलग फार्माकोपिया बुक्स यानी रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसके अंदर ड्रग्स को रिकॉर्ड किया जाता है कि कौन सा ड्रग किस यूज के लिए आता है और उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। एज पर फार्माकोपिया, पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर वन पार्ट सोल्यूट। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन में कि कितने पार्ट सॉल्वेंट के रिक्वायर्ड होते हैं एक पार्ट सोल्यूट को डिसॉल्व करने में। इस टेबल के थ्रू दिख रहा है आपको, एक टेबल बनी हुई है, इसके थ्रू पता चलेगा हमारे को कि एक पार्ट सोल्यूट का डिसॉल्व करने के लिए कितने सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा। अब बात करते हैं, एक साइड देख लो बच्चों, एक सेकंड। इस साइड ये बने हुए हैं कि टर्म्स, यानी कि वो कैसा होगा सॉल्यूशन बनने के बाद। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी में हम नमक डाल देते हैं, नमक अगर घुल रहा नहीं है, कितना घुल रहा है, अगर पूरा घुल जाता है इंस्टेंटली, तो उस सॉल्यूशन को क्या नाम देंगे। ये एक तरीके से टर्म्स है, वेरी सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल, सोल्यूबल, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी। और ये हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट पर वन पार्ट सोल्यूट। तो बच्चों ये हो गया हमारा एक सोल्यूट का पार्ट हो गया। ये सारे एक सोल्यूट के पार्ट में कितना सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है उसके बारे में पता चलेगा। और ये जो टर्म्स है इनको हिंदी में क्या बोलते हैं इनके बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मान लीजिए अगर 1 ml लिक्विड में एक पार्ट सोल्यूट का घुल रहा है, मान लीजिए 1 ml लिक्विड में एक छोटा सा पार्ट सोल्यूट का घुल रहा है, यानी कि मिक्स हो रहा है अच्छी तरीके से, तो वो होगा हमारा वेरी सोल्यूबल। इसका एग्जांपल हो सकता है कि पानी में चीनी डालते हैं हम, तो चीनी आसानी से घुल जाती है अच्छी तरीके से, तो वो हो गया वेरी सोल्यूबल। अब बात करें 1 ml से 10 ml, यानी 1 से 10 सोल्वेंट रिक्वायर्ड है इन कंपैरिजन टू सोल्यूट। सोल्यूट के कंपैरिजन में सोल्वेंट 1 से 10 रिक्वायर्ड है, यानी 10 गुना ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो उसे बोलेंगे हम फ्रीली सोल्यूबल। यानी कि मान लीजिए जैसे नमक का एग्जांपल हो गया, पानी में नमक डाल देते हैं, उसका एग्जांपल हो गया ये। और अगर आप इसको हिंदी में बोलते हैं सरलता से घुलनशील, और जो वेरी सोल्यूबल था यानी कि चीनी घुल रही थी पानी में, उसे बोलते हैं अत्यधिक घुलनशील, यानी कि बहुत आसानी से घुल रहा था, उसके अंदर बहुत आसानी से मिक्स हो रहा था। अब आगे बात करते हैं सोल्यूबल की, जिसके अंदर सॉल्वेंट 10 से 30 गुना ज्यादा रिक्वायर्ड होता है इन कंपैरिजन टू सोल्यूट, उसे हम बोलते हैं घुलनशील। और होता आगे आता है स्पेरिंगली सोल्यूबल, जिसके अंदर 30 से 100 गुना ज्यादा सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है इन कंपैरिजन टू सोल्यूट। यानी सोल्यूट ड्रग्स तो इतना सा है, लेकिन उसको घुलाने के लिए यानी उसको मिक्स करने के लिए अच्छे से कितना सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है, 30 से 100 गुना, यानी या 30 गुना या 30 से 100 के बीच में इतना ज्यादा मैक्सिमम सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है। यानी कि कह सकते हैं कि जो ये स्पेरिंगली सोल्यूबल है, ये थोड़े बहुत घुलते हैं, पूरे नहीं घुलते, थोड़ा बहुत, आधा हिस्सा इनका घुल जाता है और आधा हिस्सा कैसा रह जाता है इनसोल्यूबल, इसे थोड़ा घुलनशील कहा जाता है। और बात करें स्लाइटली सोल्यूबल, जिसके अंदर 100 से 1000 गुना सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है, इसके अंदर मान लीजिए बड़ा सा टुकड़ा है, उसके अंदर छोटे छोटे कण होके वो थोड़ा डिसॉल्व होते हैं, थोड़े बहुत, वो भी रेयरली, ये कम घुलनशील बोलते हैं इसे। और वेरी स्लाइटली सोल्यूबल यानी कि 1000 से 10000 गुना, यानी बहुत कम घुलनशील। इसके अंदर तो ऐसे मान लीजिए जैसे ड्रग्स आप डाल रहे हो सॉल्वेंट के अंदर, तो ड्रग्स का थोड़ी सी ऊपरी परत जो है वो थोड़ी सी बिखर जाती है और थोड़ी सी डिजर्व होती है, बहुत रेयरली। और आता है प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल, यानी कि 10,000 गुना से भी ज्यादा सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, और ये घुलता ही नहीं है। मान लीजिए रियली तो घुलता भी नहीं है ये, और इसे बोलते हैं लगभग अघुलनशील। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा क्वालिटेटिव एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, जो कि यूज किया जाता है मापने के लिए, यानी कि सोल्यूट की मात्रा मापने के लिए जो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन यूज किया जाता है, उसमें पहला आता है परसेंटेज सॉल्यूशन, यानी कि परसेंटेज में मापा जाता है सोल्यूट को, यानी कि कितना सोल्यूट परसेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। एक्सप्रेस एज एन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 100 पार्ट्स में सॉल्यूशन के कितना पार्ट हमारा सोल्यूट का है, उसे परसेंटेज में मापा जाता है। जैसे मान लीजिए
एग्जांपल के साथ बताता हूं आपको। एक ये जो टेबल दिख रही होगी आपको, तीन तरीके से हम माप सकते हैं सोल्यूट की मात्रा को। अगर सोल्यूट सॉलिड है, सोल्यूट अगर लिक्विड है, और तीसरा जो केस आता है सोल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्यूशन भी लिक्विड ही हो। तो दोस्तों बात करते हैं, पहला जो हमारा केस है उसमें मान लीजिए सोल्यूट होगा हमारा सॉलिड में, और जो सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारा लिक्विड में। उसकी बात करें तो सोल्यूट होगा, देख लीजिए ग्राम सोल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो बच्चों हमारा सॉल्यूशन हो गया लिक्विड फॉर्म में, और जो हमारा जो सोल्यूट था जो इसके अंदर घुल चुका है वो होगा हमारा सॉलिड फॉर्म में। तो उसकी मात्रा मापने के लिए वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि कितना हमारा सोल्यूट परसेंटेज था इसमें यूज किया जाता है। इस एग्जांपल से बताता हूं आपको, जैसे 5% ग्लूकोज, जैसे 5% ग्लूकोज हो गया। अब आप बोलोगे कि सर इस सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्लूकोज था? 100 ml वाटर है, उसके अंदर 5 ग्राम ग्लूकोज को हम मिक्स कर दिए, तो उसके अंदर जो पांचवा हिस्सा होगा यानी कि 5% का जो हिस्सा होगा वो होगा हमारे सोल्यूट का, यानी 5 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml वाटर। इजी टू इजी कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, ड्रग्स की मात्रा मापने के लिए, यानी सॉल्यूशन के अंदर कितनी मात्रा हमारे ड्रग की मौजूद है। अब बात करें, मान लो कि हमारा जो ड्रग था वो भी लिक्विड फॉर्म में था और हमारा सॉल्यूशन है वो भी लिक्विड फॉर्म में है, तो उसे हम मापने के लिए यूज किया जाता है वेट बाय वेट परसेंटेज। तो ml सोल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल जैसे कोई बोल दिया कि 70% अल्कोहल है, जैसे आप देखते हो कि वाइन्स वगैरह आती है, और जैसे आप कोई वाइन की बोतल लेते हो उस पे लिखा हुआ आता है कि 70% अल्कोहल, यानी उसका मतलब ये हो गया कि 100 ml की अगर बोतल है उसके अंदर होगा 70 ml, यानी कि 100 ml की कोई बोतल है उसके अंदर 70 ml हमारा हो गया एथेनॉल, और जो बाकी का जो बचा हुआ है 30 ml वो हो गया हमारा वाटर, या कुछ भी जो लिक्विड होगा जो सॉल्यूशन हमारा होगा वो। अब बात करें वेट बाय वेट। अब तीसरा जो केस आता है उसके अंदर ये होता है कि हमारा सोल्यूट भी सॉलिड हो और हमारा जो सॉल्यूशन है वो भी सॉलिड हो, उसके लिए यूज किया जाता है परसेंटेज वेट बाय वेट। उसे कैलकुलेट करने के लिए, जैसे मान लीजिए उस ड्रग की मात्रा कैलकुलेट करने के लिए वेट बाय वेट परसेंटेज यूज किया जाता है। उसके लिए यूज किया जाता है, इसमें क्या होता है बच्चों, ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इजी है कि कितने ग्राम सोल्यूट है हमारे 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन पूरा 100 ग्राम का है, 100 ग्राम में से जैसे बोल लीजिए 10% ऑइंटमेंट, जैसे मान लीजिए कोई क्रीम वगैरह आप यूज करते हैं या ऑइंटमेंट्स आप यूज करते हैं, जैसे कोई ट्यूब वगैरह आप यूज करते हैं, जैसे सोफ्रामाइसिन ले लीजिए, सोफ्रामाइसिन यूज करते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है जैसे 10% ऑइंटमेंट, तो उसका मतलब ये हो गया कि 10 ग्राम ड्रग है इन 100 ग्राम में से, यानी जो टोटल 100 ग्राम की क्रीम होगी उसके अंदर से 10 ग्राम ड्रग की फॉर्म में है, यानी कि जो हमारा सोल्यूट है वो जो 10 ग्राम है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम मोलरिटी की। आखिरकार ये मोलरिटी होती क्या है? ये दूसरी क्वांटिटेटिव जो हमारी एक्सप्रेशन है उसमें आती है, काउंट आती है, जो हमारे मतलब काउंट करने के लिए, यानी कि सोल्यूट की मात्रा काउंट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है मोलरिटी का। मोलरिटी आखिरकार होती क्या है? मोलरिटी डिनोट की जाती है एम से, कैपिटल एम से डिनोट होती है मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब हो गया मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कितने मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको पता होनी चाहिए कि मोल्स आखिरकार क्या होते हैं। बच्चों मोल्स एक यूनिट है जो कि यूज की जाती है डिनोट करने के लिए कि कितने क्या अमाउंट प्रेजेंट होता है, यानी कि बोल सकते हैं जैसे दर्जन यूज किया जाता है, या फिर जैसे क्वांटिटी यूज की जाती है, जैसे 20 एक जगह हो गए तो एक दर्जन हो गई, उसी हिसाब से चीजें यूज की जाती है। उसी हिसाब से ये भी एक यूनिट है जो कि पार्टिकल्स को या सोल्यूट के पार्टिकल्स को या क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए मोल का यूज किया जाता है। तो बच्चों आगे देखते हैं कि इसकी वैल्यू बता देता हूं मैं आपको। 1 मोल होता है 6.022 into 10 to the power 23। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा अवोगाद्रो नंबर। इसको अवोगाद्रो नंबर भी बोला जाता है। ये एक कांस्टेंट फिक्स यूनिट है जो कि यूज की जाती है डिनोट करने के लिए क्वांटिटीज को, कि कितनी क्वांटिटीज होती है। जैसे मान लीजिए कुछ लार्जर अमाउंट में क्वांटिटीज, लार्जर अमाउंट वैल्यू होती है जो कि कैलकुलेट नहीं की जाती, इसलिए हम अवोगाद्रो नंबर का यूज करते हैं और मोल के रूप में ही उन डिजिट्स को हम डिनोट करते हैं, क्योंकि ऐसे डिनोट करेंगे तो 1000000 करोड़ लाख करोड़ बहुत ज्यादा हो जाएगा और काउंट करने में बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा, इसीलिए मोल के रूप में इन चीजों का यूज किया जाता है। तो बच्चों बात करें मोलरिटी क्या होती है, एग्जांपल बताता हूं। 1 मोलरिटी का हमें एग्जांपल दिया गया है 58.5 ग्राम NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। बात करें
m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब बात करते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट आखिरकार होता क्या है। मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला होता है गिवन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास। मोलर मास तो हमें गिवन वेट है 58.5 और हमारा मोलर मास यानी कि NaCl का मोलर मास निकालेंगे तो Na का कितना हो गया 22.5 और हमारे Cl का कितना हो गया 36। इसे कैलकुलेट करोगे तो ये भी अप्रोक्स 58.5 ही आएगा। तो बच्चों 58.5 ये हो गया और अब इसकी जो वैल्यू होगी क्रॉस हो जाएगा ये हो गया 1 यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा आ रहा है यहाँ पे 1 और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो भी 1 क्योंकि लीटर के रूप में यूज किया जाएगा तो वो भी 1 हो गया और मोल की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1 यानी कि इजी टू इजी ये 1 मोल की डेफिनेशन हो गई कि NaCl in 1 लीटर यानी 58.5 ग्राम NaCl in 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज 1 मोलरिटी। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। मैं इसे इरेज कर देता हूं कंप्लीटली। मोलरता वह होती है 1 लीटर द्रावण में घुले पदार्थ के मोलों की संख्या। आगे बात करते हैं मोलरिटी और अब आ गया हमारा मोलेलिटी जिसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से, स्मॉल m लेटर से। ये हो गया m, ये हमारा कैपिटल लेटर था। अब बात करते हैं मोलेलिटी क्या होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था मोलेरिटी में, यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी यानी कि जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ सोल्यूट उसका वेट यानी कि किलोग्राम में यहां पे यूज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पे 1 मोलेरिटी की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं 58.5 ग्राम NaCl in 1000 ग्राम वाटर। या मान लीजिए इसका फॉर्मूला से हम निकालते हैं मोलेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो गया हमारे यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट एब्सोल्युटली हमें दिया गया है 58.5 और अगर उसका निकालोगे तो 58.5 ये भी ऑब्वियसली वही 1 आएगा। इसको क्रॉस कर देंगे तो मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हमारे ऑब्वियसली यहाँ पे 1 आ रहा है। 1 मोल NaCl दिया गया है हमें यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया गया लेकिन बताया गया है जो वैल्यू हमें दी गई है उसको क्रॉस ओवर करके अगर फॉर्मूला में इंपुट करोगे आप तो जो मोल्स ऑफ सोल्यूट की वैल्यू आएगी वो आएगी 1। और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी यहाँ पे सॉल्वेंट दिया गया है वाटर। देख लीजिए यहाँ पे सॉल्वेंट है 1000 ग्राम और वहां पे लिखना है हमें किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू यानी कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं और ये हमारी 1 मोलेलिटी की डेफिनेशन हो गई कि आखिरकार 1 मोलेलिटी क्या होती है। 18.5 ग्राम NaCl 1000 ग्राम पानी के अंदर अगर डालते हो तो वह हमारी जो वैल्यू है वो होगी 1 मोलेलिटी। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। मैं एक सेकंड इसे सबको रफ कर देता हूं ताकि आपको इजी टू इजी दिखे। मोललता मोलेलिटी को हम बोलते हैं मोललता और मोलरिटी को बोलते हैं मोलरता। तो बच्चों मोलरता 1 किलोग्राम विलायक में घुले पदार्थ में मोलों की संख्या को बताता है और वही होता है हमारा मोलरिटी। तो बच्चों इसके आगे बात करते हैं हम नॉर्मेलिटी कॉन्सेप्ट की। आखिरकार नॉर्मेलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। बात करें नॉर्मेलिटी को डिनोट किया जाता है N से, कैपिटल N से और इसका मतलब होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट वेट वो होता है कि मान लीजिए जैसे H2SO4 दिया गया है, जैसे कोई कुछ भी हमें एग्जांपल दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, मान लीजिए H2SO4 हो गया, NaCl हो गया या कुछ भी हो गया यहाँ पे कंपाउंड हो गया, उसमें उस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन रिप्लेसेबल कितने हैं उसको कंप्लीट उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। यानी कि जितने रिप्लेसेबल होंगे उसे डिवाइड कर देंगे, मोलर मास को डिवाइड कर देंगे उस रिप्लेसेबल अमाउंट से, यानी कि जो कितनी क्वांटिटी रिप्लेस हो रही है हाइड्रोजन की उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट की बात करें जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 दिया गया है। H2SO4 का मोलर मास कितना होता है। H2SO4 का होता है 2 + 32 + 16 × 4। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया 64 + 32 यानी कि 96 + 2 ये हो गया हमारा 98। तो बच्चों यहाँ पे H2SO4 का मोलर वेट हो गया 98 और यहाँ पे हमारा कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है यानी कि 2। 98 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू हमारा हो गया इक्विवेलेंट वेट यानी कि 49। अब बात करें H2SO4 यानी कि 49 ग्राम H2SO4
इन 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी। डायरेक्टली बात करते हैं n इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का वेट कितना है 49 अपॉन इक्विवेलेंट वेट हमारा 49 आ गया इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यानी 1। ये 49 क्रॉस कैंसिल हो गया और हमारा बचा यहां पे 1, यानी कि ये हो गया इसकी नॉर्मेलिटी होगी 1। यानी कि नॉर्मेलिटी डायरेक्टली डेफिनेशन अगर देखें तो ये हो गया कि 49 ग्राम H2SO4 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी नॉर्मेलिटी हो गई 1, यानी कि यही 1 नॉर्मेलिटी है। तो बात करते हैं बच्चों, मैं एक सेकंड इन सबको रिमूव कर देता हूं। सामान्यतः 1 लीटर द्रावण में ग्राम समतुल्य मात्रा कितनी है उसी को हम नॉर्मेलिटी बोलते हैं। तो बच्चों आगे बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की, और मोल फ्रैक्शन का यूज क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। मोल फ्रैक्शन का यूज किया जाता है बच्चों की कितनी परसेंट, यानी कि जैसे अलग अलग कंपाउंड्स है, 2 कंपाउंड्स अलग अलग मिले हुए हैं जैसे सोल्यूट हो गया सॉल्वेंट हो गया, तो एक फिक्स की तुलना किससे कर रहे हो, जैसे मान लीजिए सोल्यूट की तुलना दूसरे सोल्यूट से कर रहे हो या सोल्यूट की तुलना सॉल्वेंट से कर रहे हो कि कितना ये मात्रा में परसेंटेज से। मैं आपको में बताया था अभी कि 1 भाग सोल्यूट का है और वहां पे 100 भाग सॉल्वेंट के यूज किए जा रहे हैं, उसको हम इजीली सोल्यूबल नहीं बोलते, उसे बोलते हैं पार्शियली सोल्यूबल। अब बात करें कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है कैपिटल X से, और इसका फॉर्मूला होता है जैसे मान लीजिए कि पहला जैसे जो हमारा A हो गया, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 मोल्स ऑफ NaCl और 8 मोल्स ऑफ H2O, यानी यहां पे जो 2 सॉल्यूट हो गए, एक सॉल्यूट की मापनी है हमें, जैसे मान लीजिए पहला जो NaCl है उसके सॉल्यूट की मात्रा मापनी है दूसरे के कंपैरिजन में कि कितनी है, यहां पे कितनी है सॉल्यूशन के अंदर। तो बात करते हैं फॉर एग्जांपल 2 मोल्स ऑफ NaCl 8 मोल्स ऑफ H2SO4। अब इस एग्जांपल को मैं समझाऊंगा उससे पहले Na अपॉन Na प्लस Nb। तो बच्चों Na और Na मतलब N का मतलब यहां पे क्या होता है, N डिनोट्स टू नंबर ऑफ मोल्स, and A denotes to number of moles of A solvent और NB denotes to number of moles of B solvent। अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें पूछा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 moles of NaCl and 8 moles of H2SO4 present in solution। अब इसकी मोल फ्रैक्शन निकालो तो ये हो गया XA। A का हमें अगर निकालने के देना है, X से निकालना है तो उसकी वैल्यू होगी Na यानी मोल्स ऑफ A, यानी यहां पे हो गए 2 जो कि NaCl के मोल्स हो गए, हमारा पहला जो A कंपाउंड है A सॉल्यूट है उसके। और बात करें Na और Nb 2 + 8 ये हमारा हो गया 10, यानी कि 0.2 वैल्यू आ रही है मोल फ्रैक्शन की, यानी कि A मोल फ्रैक्शन ऑफ A सॉल्वेंट यानी कि XA = 0.2। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम XB भी निकाल सकते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन में पूछे कि XB क्या हो गया, XB की यहां पे वैल्यू हो गई 8/10, तो ये हमारा हो गया यहां पे 0.8। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, काफी आसान मोल फ्रैक्शन भी। आगे बात करते हैं, आगे हम देखते हैं जो हमारा छठा क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है वो है हमारा ppm और ppb। तो बच्चों ppm और ppb डाइल्यूट सॉल्यूशन में यूज किए जाते हैं, यानी कि ये क्वांटिटीज तब यूज की जाती है जब सोल्यूट हमारा काफी ज्यादा हो और जो सोल्यूट की मात्रा है वो बिल्कुल कम हो। जैसे मान लीजिए स्विमिंग पूल है, उसके अंदर आप चुटकी भर सा नमक डाल दिए पूरे स्विमिंग पूल में, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसकी क्वांटिटी मापने के लिए उस इतने बड़े सॉल्वेंट की कंपैरिजन में उस सॉल्यूशन में, जैसे मान लीजिए उस नमक घुल गया उसके अंदर, तो फिर आपको पूछे कि उस नमक की क्वांटिटी कितनी थी, नमक कितने % था, मतलब डायरेक्ट एग्जैक्ट अगर पूछे वैल्यू तो उसके लिए यूज किया जाता है ppm और ppb, यानी पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। यानी कि जो सॉल्वेंट की मात्रा है वो मिलियन और बिलियन में इन कंपैरिजन टू सॉल्यूट की यूज की जाती है। ppm का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट जो हमने डाला, मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि जो पूरा बन गया, इनटू 10 लाख यानी 10⁶। और वही बात करें ppb यानी कि पार्ट्स पर बिलियन, यानी इस बिलियन का हो गया 100 करोड़। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन वही होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन डालेंगे तो वही, लेकिन ये और भी ज्यादा छोटी क्वांटिटी को मापने के लिए यूज होता है ppb यानी पार्ट्स पर बिलियन। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 करोड़ से। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। एग्जांपल भी दिया गया हुआ है कि फ्लोराइड इन वाटर 1 ppm। तो बच्चों मान लीजिए जैसे मान लीजिए एक स्विमिंग पूल है, उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा मापने के लिए
पीपीएम का यूज किया जाता है। और जैसे मान लीजिए एक तालाब है, उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा मापने के लिए हमारा पीपीडी का यूज किया जाता है, क्योंकि फ्लोराइड बहुत कम मात्रा में है और उसे मापने के लिए ऐसी डिजिट्स यानी ऐसी यूनिट्स यानी ऐसी जो क्वांटिटीज होती है इन्हीं का यूज किया जाता है ताकि अच्छे से माप सके और कंप्लीटली फिक्स अमाउंट में हम उन्हें माप सके। तो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आगे बात करते हैं पीपीएम और पीपीबी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। तो आगे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलते हैं आपस में तो उनका जो इंटरेक्शन होता है, तो उनका जो मैकेनिज्म होता है मिलने का, वो किस प्रकार से होता है मैं आपको बताता हूँ। उसे हम बोलते हैं स्टेप्स ऑफ डिसोल्यूशन। तो स्टेप्स ऑफ डिसोल्यूशन में पहली स्टेप आती है हमारी ब्रेकिंग सोल्यूट बॉन्ड, यानी कि जो सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर हम मिलाते हैं उस सोल्यूट के बॉन्ड आपस में टूटते हैं। जैसे हम NaCl पानी में डाल रहे हैं तो NaCl एक लेटिस से बिल्कुल चिपका हुआ होता है, Na और Cl बिल्कुल आपस में चिपके हुए होते हैं। मस्ट ब्रेक टू सेपरेट Na+ एंड Cl, यानी कि NaCl को तोड़ना पड़ेगा Na+ और Cl- में, क्योंकि उसको सोल्यूट बॉन्ड बनाना है। इसलिए इनको क्योंकि क्यों बनाना है, आपका सवाल ये होगा कि सर सोल्यूट और सोल्यूट बॉन्ड टूट क्यों रहे हैं, क्यों टूटना इनका जरूरी है। इनका टूटना इस वजह से जरूरी है क्योंकि सोल्यूट जब टूटेगा तभी तो जाके उसके अंदर मिक्स होगा ना सॉल्वेंट के अंदर और सॉल्यूशन बनाएगा, इसीलिए NaCl का टूटना जरूरी है। और दूसरी हमारी प्रोसेस यानी कि दूसरी स्टेप होती है इसकी ब्रेकिंग सोल्वेंट बॉन्ड। वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक H bonds टू मेक स्पेस। तो बच्चों बात कर ले कि जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है। वो क्यों टूटती है, क्योंकि उसको सोल्यूट के साथ बॉन्ड बनाना है और अच्छे से उसको खुद के अंदर एक सोल्यूबल करना है, यानी कि घोल लेना है खुद के अंदर। इसलिए से क्या है वो अच्छे से घुल जाती है। जब ये सोल्यूट बॉन्ड बनता है, सोल्यूट भी टूट गए और अब सोल्वेंट भी टूट गए। अब तीसरी स्टेप कौन सी होगी आपको पता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में बॉन्ड बनाएंगे। बात करते हैं हमारी तीसरी स्टेप की, फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट बॉन्ड, यानी कि Na+Cl- फॉर्म आयन डाइपोल बॉन्ड्स विद H2O एंड स्टेबल सॉल्यूशन। Na+ और Cl- आयन डाइपोल बॉन्ड बना लेते हैं। डाइपोल बॉन्ड आयन डाइपोल का मतलब होगा कि 1+, 1-, तो ये बॉन्ड बना लेते हैं आपस में H2O के साथ, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, और ये एक स्टेबल सॉल्यूशन बन जाता है, यानी अच्छी तरीके से ये घुल जाते हैं पानी के अंदर NaCl। और उसकी घुलने की जो प्रोसेस थी उसी को बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन कितने प्रकार की होती है, यानी कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो जुड़े हुए रहते हैं। उनकी बात करें, पहला है आयन डाइपोल। एक टेबल दी गई है, एक साइड दिए गए हैं कितने प्रकार के हैं, दूसरा उनके एग्जांपल्स और उनकी एक्सप्लेनेशन, यानी कि कैसे वो जुड़े हुए हैं, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच में कितना है और कैसे होता है। पहला एग्जांपल है आयन डाइपोल। हमारा आयन हो गया Na+, आयन का मतलब हो गया कि एक सिंगल एटम पॉजिटिव या नेगेटिव के चार्ज के साथ, और डाइपोल हो गया हमारा H2O पोलर मॉलिक्यूल जिसमें चार्ज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो दोस्तों इनके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इनका जो इंटरेक्शन होता है, यानी कि एक आयन और एक डाइपोल का जो इंटरेक्शन फोर्स होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग हाइड्रेशन। जैसे मान लीजिए आप NaCl को पानी में डालोगे, फिर Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। जो Na पॉजिटिव होगा वो ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होगा और इसकी वजह से इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग हाइड्रेशन, यानी कि आसानी से पानी में घुल जाएगा, इस वजह से इसको स्ट्रॉन्ग हाइड्रेशन भी बोला जाता है। अब आगे बात कर ले डाइपोल। अब डाइपोल इंटरेक्शन वो हो गया, जैसे मान लीजिए कि एथेनॉल एंड पानी का, यानी कि डाइपोल दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स है, उनका आपस में हो गया H बॉन्डिंग, उनके H बॉन्डिंग यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तीसरी बात कर ले हम हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि फिनॉल एंड पानी का बनता है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जाके जुड़ जाता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ। इन तीनों में से हाइड्रोजन किसी से आदमी कनेक्ट हो जाता है, इंटरेक्ट हो जाता है और आसानी से ये घुल जाते हैं। जैसे आप फिनॉल को पानी में डालोगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इजीली घुल जाएगा ये। अब बात कर ले चौथी अट्रैक्शन कौन सी होती है, हमारी चौथी अट्रैक्शन आती है वान डर वाल्स। ये काफी कम होती है, मतलब इसके अंदर जैसे घुलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन घुल जाता है आसानी से। इसमें क्या होता है कि ऑयल को यानी कि तेल को हम बेंजीन में मिक्स कर देते हैं, ये वीक फोर्सेस है काफी। और आगे बात करें हाइड्रोफोबिक के नाम से पता चल रहा है कि पानी से डरने वाले, यानी कि ये पानी से डरने वाले इंटरेक्शन से। इसके अंदर होता है सरफेक्टेंट्स। तो जो सरफेक्टेंट्स का मतलब होता है कि सरफेक्टेंट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि पानी में घुलता भी है और नहीं भी घुलता, यानी कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल
पानी के अंदर तेल को डाल दो आप, तेल एक साइड से पानी के अंदर रहेगा, एक साइड से बाहर रहेगा, उसी को बोलते हैं। और इसके अंदर होती है निकेल फॉर्मेशन। तो जो निकेल की फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, निकेल का फॉर्मेशन का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आपके आपके हाथ पे आपको ऑयल लगा लीजिए, फिर उसके बाद में जब आप जैसे उसको सोप से रब करोगे तो ऐसा होगा कि जो एक राउंड 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 सर्किल बनने लग जाएंगे। मतलब जो एक होता है, जैसे मान लीजिए ऑयल का पार्टिकल है और ऊपर आप सोप का पार्टिकल डाल रहे हो और एक साइड वाटर भी है उसमें। अब मान लीजिए वाटर के ऊपर ऑयल है, अब जैसे आप सोप उसके कांटेक्ट में लाओगे तो ऐसा होगा कि जो निकेल की जो फॉर्मेशन होगी वो इस प्रकार होगी कि जो उसका एक दो हेड होते हैं, उसके ऑयल के दो हेड होते हैं। एक हेड होता है कि एक तो होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि एक तो पानी से प्यार करता है और एक करता है पानी से नफरत। जो पानी से नफरत करता है वो सोप का जो पार्टिकल जो पानी से नफरत करता है वो अट्रैक्ट करेगा तेल को, हमारे ऑयल को, और जो पानी को अट्रैक्ट करता है वो पानी को। तो जैसे ही वो दोनों पार्टिकल्स ऐसे रब करेंगे, हम एक दूसरे को रब करेंगे तो एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर बनेगी और ऊपर हेड नीचे हेड, जो मिडिल में जो राउंड लाइक यानी कि गोल गोल जो स्ट्रक्चर बनेगी उसी को हम निकेल फॉर्मेशन बोलते हैं। उसके अंदर डस्ट यानी कि जो कचरा वगैरह रहेगा वो पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं और उसी को निकेल फॉर्मेशन बोला जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी है ये। आगे बात करते हैं हम आइडियल सोल्युबिलिटी पैरामीटर्स, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। ये कॉन्सेप्ट तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि लाइक हमेशा लाइक को डिसॉल्व करता है, यानी पोलर हमेशा पोलर को करेगा और नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर को करेगा, पोलर नॉन पोलर को नहीं करेगा। वो कैसे करते हैं आगे बात करते हैं। आइडियल सोल्युबिलिटी पैरामीटर का मतलब होता है, सोल्युबिलिटी पैरामीटर मेजर्स ऑफ कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी, यानी कि सीईडी। ये सीईडी को मेजर करता है, इंडिकेट्स, जो कि बताती है द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी अट्रैक्शन है उसको हम सोल्युबिलिटी पैरामीटर से पता लगा सकते हैं। यानी कि जिसका डेल्टा जितना ज्यादा वो उतना ही ज्यादा सोल्यूबल है और जिसका डेल्टा जितना कम वो उतना ही कम सोल्यूबल है। आगे बात करते हैं इसकी। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट डेल्टा ई अपॉन वी। बच्चों डेल्टा ई और वी का मतलब हो गया, डेल्टा ई यहाँ पे एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन और वी का मतलब हो गया यहाँ पे मोलर वॉल्यूम। अब बात करते हैं हिंदी में, देख लेते हैं एक बार इसको। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कभी कभी काम आता है, एग्जाम्स वगैरह में पूछा जा सकता है फॉर्मूला की आइडियल सोल्युबिलिटी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है। 3-4 आपको ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको चूज करना पड़ेगा। घुलनशीलता पैरामीटर वह मान है जो किसी पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल की शक्ति बताता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ को, यानी कि कितनी पावर है मॉलिक्यूल्स के बीच में कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। अब आगे बात कर लेते हैं इसकी मेन प्रिंसिपल्स की, यानी कि आइडियल सोल्युबिलिटी पैरामीटर के प्रिंसिपल्स की। इफ डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 इज लेस देन 1, इसका मतलब ये हो गया कि जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, अगर अंदर नेगेटिव में आएगा तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो बच्चों इसका मतलब बताता हूं कि डेल्टा 1 अगर डेल्टा 2 से छोटा या बड़ा, इनको माइनस करके एंड में पॉजिटिव वैल्यू आनी है। जो वैल्यू अगर 1 से कम आ रही है, यानी कि दोनों के बीच में, दोनों की अट्रैक्शन फोर्सेस में अगर एक से कम गैप है, इन जान जैसे मान लीजिए डेल्टा 1 हो गया हमारा, डेल्टा 1 हो गया हमारा 6, ठीक है, डेल्टा 1 हो गया हमारा 6 और यहाँ पे डेल्टा 2 हो गया हमारा, डेल्टा 2 हो गया 5.5। अब इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.5। अब 0.5 इसकी वैल्यू आ रही है जो कि 1 से कम है। अगर 1 से कम इनका गैप आ रहा है तो वो जो घुलेंगे, मतलब आपस में जो उनकी सोल्युबिलिटी रहेगी वो रहेगी बहुत स्ट्रॉन्ग, यानी कि इजीली वो घुल जाएंगे। और अगर उनके डेल्टा की वैल्यू जैसे मान लीजिए, अब बात करते हैं, मान लीजिए जैसे इसमें मान लीजिए कि डेल्टा 1 की वैल्यू मान लीजिए, डेल्टा 1 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 9 और यहाँ पे डेल्टा 2 की जो वैल्यू है वो हो गई यहाँ पे 1। अब 9 माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया हमारा यहाँ पे 8। अगर डेल्टा की जो डिफरेंस की वैल्यू 5 से ज्यादा आएगी तो उसकी सोल्युबिलिटी होगी बहुत कम, यानी कि उनके घुलने के जो चांसेस रहेंगे वो बहुत ही कम रहेंगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसके डिफरेंस से हमारे को ये पता लग जाएगा कि उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्सेस कितने हैं और वो घुलनशील कितने ज्यादा है। आगे बात करते हैं, ये रूल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि सबको पढ़ा होगा, काफी पढ़ा होगा कि इसका रूल इसको समझने के लिए बहुत आसान है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि लाइक को पसंद करता है, अनलाइक को पसंद करता है।
बात करें लाइव डिसोल्व, लाइव का मतलब हो गया पोलर पोलर में डिसोल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर को डिसोल्व करता है, और पोलर नॉन पोलर को डिसोल्व नहीं करता। आई होप आप समझ गए होंगे बच्चों, काफी इजी है। आगे बात करें एग्जांपल्स की, सल्फोनामाइड पानी के अंदर घुल जाता है, पोलर पोलर को घोल लेता है। अब बात करें ऑयल इन बेंजीन, ऑयल बेंजीन में घुल जाता है, नॉन पोलर में घुल जाता है। अब बात करें ऑयल इन वाटर, नॉन पोलर पोलर में घुलता नहीं है, जैसे कि तेल पानी में नहीं घुलता। इसको घोलने के लिए सर्फेक्टेंट्स की आवश्यकता होती है जो कि इनको घोलने में मदद करते हैं। बच्चों आगे बात करेंगे इनकी बहुत आसान तरीके से, हम कंप्लीटली फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की क्लासेस कंप्लीट कर देंगे, बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर देंगे पूरे लेक्चर्स को। बात कर लेते हैं सोल्वेशन एंड एसोसिएशन की। आखिरकार सोल्वेशन एंड एसोसिएशन क्या होता है? सोल्वेशन का मतलब हो रहा है कि घुलवाने वाले और एसोसिएशन का मतलब हो रहा है जुड़ना एक तरीके से। अब बात करते हैं डिटेल में। सोल्वेशन बिलोंग्स टू सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड एसोसिएशन बिलोंग टू सोल्यूट्स। मेनली एसोसिएशन सोल्यूट्स के लिए यूज है यहाँ पे, और सोल्वेशन सोलवेंट के लिए। बात करते हैं सोल्वेशन का मतलब क्या होता है। सोलवेंट इंटरेक्शन, प्रोसेस बाय विच सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आर सराउंडेड बाय सोलवेंट मॉलिक्यूल्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है सोल्वेशन जिसके अंदर सोल्यूट मॉलिक्यूल सोलवेंट मॉलिक्यूल से घिर जाता है और अट्रैक्ट होकर जुड़ जाता है। एक तरीके से कहते हैं कि जैसे पानी में नमक को हम डालते हैं और वो अंदर घुल जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। जैसे कोई सोलवेंट पानी के अंदर डालोगे तो वो उस प्रोसेस को बोला जाएगा हाइड्रेशन, उसके अंदर होता है सोल्वेशन। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल की। NaCl इन वाटर, जैसे मैंने कहा नमक को पानी में डालोगे Na प्लस और Cl माइनस हाइड्रेटेड हो जाएंगे, एक तरीके से उसके अंदर अच्छे तरीके से घुल जाएंगे और स्टेबलाइज हो जाएंगे। जब कोई पदार्थ किसी विलायक के अणुओं से घिर जाता है और स्थिर हो जाता है यानी स्टेबल हो जाता है, उसी विलयन यानी सोल्वेशन कहा जाता है, उसे ही सोल्वेशन कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलिए बात करते हैं एसोसिएशन का मतलब क्या होता है। एसोसिएशन का यह मतलब हो रहा है कि किसी से जुड़ना यानी एसोसिएट, किससे बिलोंग करता है। एसोसिएशन का मतलब होता है सेल्फ एसोसिएशन। बात करें व्हेन सोल्यूट मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद ईच अदर, जब सोल्यूट मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं या फिर सोलवेंट मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाते हैं थ्रू एच बॉन्डिंग और वंडरवाल फोर्सेस। वंडरवाल फोर्सेस 10th 11th में पढ़े हैं, जिनको वीक फोर्सेस बोलते हैं, और आगे भी हम पढ़ेंगे हमारी वीडियो में। बच्चों बने रहिए साथ में कटारिया फार्मेसी के। तो बात करते हैं टाइप्स और एग्जांपल्स की एसोसिएशन की। ये एसोसिएशन के टाइप्स और एसोसिएशन के एग्जांपल्स कौन से हैं। एसोसिएशन कितने प्रकार की होती है इंटरेक्शन। एसोसिएशन होती है सेल्फ एसोसिएशन और सोल्यूट सॉल्वेंट एसोसिएशन। सेल्फ एसोसिएशन का मतलब हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्स डाइमर्स इन बेंजीन। तो बच्चों बेंजीन के अंदर डाइमर का फॉर्मेशन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये सेल्फ एसोसिएशन है, सोल्यूट सोल्यूट एसोसिएट हो जाते हैं यानी कि आपस में जुड़ जाते हैं। दूसरी बात कर ले सोल्यूट सॉल्वेंट एसोसिएशन, जब सोल्यूट और सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, जैसे कि हमने बात किया Na और ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जैसे Na प्लस हो जाता है तो उसे ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर लाता है काफी, और वो स्टेबलाइज हो जाता है और हाइड्राइज हो जाता है उसके अंदर, मतलब पानी के अंदर नमक अच्छी तरीके से घुल जाता है। अब बात करते हैं सोल्यूट सोलवेंट एसोसिएशन में एग्जांपल। फिनोल एसोसिएट्स विथ वाटर या एच बॉन्डिंग, यानी कि फिनोल यहाँ पे एसोसिएट हो जाता है पानी के साथ एच बॉन्डिंग के थ्रू। आगे बात करते हैं इसकी इंपोर्टेंस क्या है। स्ट्रॉन्ग सेल्फ एसोसिएशन यानी कि सोल्यूबिलिटी कम, इसको मैं समझाता हूं। यानी कि सेल्फ एसोसिएशन जब ज्यादा होगी तो सोल्यूबिलिटी कम कैसे होगी। सेल्फ एसोसिएशन का मतलब हो गया सोल्यूट सोल्यूट आपस में जुड़ रहे हैं, यानी कि इनके अंदर एच बॉन्डिंग यानी स्पेस कम हो गया। स्पेस कम हो गया इसका मतलब ये हो गया कि सोलवेंट आके इनसे जुड़ नहीं सकता, एसोसिएट नहीं हो सकता, इस वजह से ये पानी में घुलने में असमर्थ हो जाएंगे, यानी कि सोलवेंट में घुलने में असमर्थ हो जाएंगे और इनकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। वहीं बात करें स्ट्रॉन्ग सोल्वेशन, सोल्वेशन में तो होता ही ऐसे ही है कि सोल्यूट से आके जुड़ते हैं वो सोलवेंट्स। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सोल्यूट को चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं सोलवेंट्स आ जाते हैं, अटैक करते हैं और मतलब जुड़ जाते हैं एक तरीके से। अटैक अटैक अगेन आ रहा है, एक तरीके से इंटरेक्शन कर लेते हैं और बॉन्ड बना के अच्छी तरीके से सोल्यूबल हो जाते हैं, यानी कि अच्छी तरीके से सोलवेंट सोल्यूट को अच्छी तरीके से खुद के अंदर घुला लेते हैं, यानी कि मिला लेते हैं, अच्छी तरीके से सोल्यूबल हो जाते हैं। आई होप बच्चों आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो में, और हमारे ऐप पे जाके नोट्स परचेज कर सकते हो। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।